हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। दिस इज क्लास 12 बुक। दिस इज बिजनेस स्टडीज। द नेम ऑफ द बुक इज कॉम्पैक्ट बिकॉज दिस इज अ समराइज फ्रॉम वेरी best book which we can read. This is my profile. Moving further, this is about me, my motto, and everything about me. I have qualified in November 2020 at a very young age. I have experience of more than 6 months. Currently, I am working with the top auditing firms, Big Four of world. Earlier, I was associated with Loud and Company and GS and Associates LLP. This is the top auditing firm in India, Loud and Company, and this is one of the top auditing firms in the world, Big Fours, and this is a firm belongs to ex-president ICI. I have an experience of more than 6 years. I have worked across many sectors like FMCG, tire, glass, water purification, retail chain, pharmacy, paper, cigarette, lease, renting, investment companies. All these sectors I have covered during my experience tenure. This book is designed for your exams. This is a friendly book. This is a book which is prepared एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। जो मुझे भुगता हूँ, जो मेरे इतना टाइम में मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो कमियाँ मैंने महसूस की, उन सबको मैंने यहाँ इनकॉर्पोरेट किया है। जितने भी लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, जितने मैं यहाँ पुट ऑन कर सकता हूँ, वो सब डाले हैं यहाँ। NCERT पे बेस्ड है, उसी के ऊपर बेस करके इसको बनाया है। कलरफुल बुक है जिससे आप क्विकली रिवीजन कर सकते हो। वो नींद आने के चक्कर, वो थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए बोर्डम, कुछ ऐसा नहीं होगा। बहुत मज़ा आएगा बुक को पढ़ते हुए, और इन क्लासेस को, लेक्चर्स को देखने के बाद तो बहुत इजी हो जाएगा इस बुक को समझना। एंड दिस इज़ माई कनेक्शन डिटेल, दिस इज़ माई मेल ID, माई फ़ोन नंबर, माई व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप चैनल, एंड दिस इज़ माई वेबसाइट विच विल लॉन्च सून। मूविंग फर्दर टूवर्ड्स द चैप्टर, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दिस इज द चैप्टर विच विल वी स्टार्ट टुडे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में 21 एक्ट के बारे में बात की हुई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसने रिप्लेस किया था, यहाँ लिखा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। इस एक्ट को बदल के 2019 में नया एक्ट आया। इसको हम अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ये क्या, किस एक्ट को रिप्लेस करके कौन सा एक्ट आया। दिस द एक्ट विच केम इन 2019, ये एक्ट आया था 2019 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। एंड कोई भी एक्ट आता है वो गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करती है, उसके बाद वो पब्लिश होता है, और एक इफेक्टिव डेट से वो एक्ट कानून बन के हमारे पर लग जाता है। ये एक्ट डिफरेंट चैप्टर्स में बटा हुआ है। सेक्शंस को, कुछ सेक्शंस को क्लब करके एक चैप्टर बनाया जाता है, तो इसके अंदर कई डिफरेंट चैप्टर्स हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के बारे में है। मूविंग फर्दर, चैप्टर 3 सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में है। मूविंग फर्दर, चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के बारे में है। मूविंग फर्दर, चैप्टर 5 मेडिटेशन के बारे में है। चैप्टर 6 प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में है। चैप्टर 7 ऑफेंसेस पेनल्टीज के बारे में है। चैप्टर 8 मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में है। टोटल 107 सेक्शंस हैं, जिसको अलग अलग चैप्टर्स में क्लब किए हुए हैं। इन सारे सेक्शंस का एक चैप्टर, इस सारे सेक्शंस का एक चैप्टर, जैसे आपकी बुक्स के अंदर होता है डिफरेंट टॉपिक्स के पर्टिकुलर चैप्टर्स हो रहे होते हैं, इस तरीके से इसे बनाया गया है। अब आपको थोड़ा सा डीप ओवरव्यू देता हूँ चैप्टर, इस एक्ट के बारे में। इस एक्ट को इस एक्ट के बेस पे आपकी बुक्स के अंदर चैप्टर बनाया गया है। इस एक्ट की जगह बुक्स में चैप्टर सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर टेक्निकली आप टेक्निकल टर्म्स दी हुई है जो आपके लिए
इस स्टेज पे फिजिबल नहीं है समझना और इसको गो थ्रू करना। लेकिन आपको एक बार मैं एक बार चैप्टर का ओवरव्यू देता हूँ कि क्या आप कवर करोगे वहाँ। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 था, 35th एक्ट ऑफ 2019 है। इसके अंदर चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, इसके अंदर आपको कहाँ ये एक्ट लागू होगा उसकी डिटेल्स हैं, डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस लाइक एडवर्टीजमेंट किसे कहते हैं, लेबोरेटरी क्या होगी, ब्रांच ऑफिस क्या होगा, सेंट्रल अथॉरिटी किसे कहेंगे, कंप्लेनेंट किसे कहेंगे, कंप्लेंट किसे कहेंगे, कंज्यूमर कौन होगा, कंज्यूमर डिस्प्यूट किसे कहेंगे, कंज्यूमर राइट किसे कहेंगे, डिफेक्ट किसे कहेंगे, डेफिशिएंसी किसे कहेंगे, डिज़ाइन किसे कहेंगे, डायरेक्ट सेलिंग किसे कहेंगे, डायरेक्टर जनरल किसे कहेंगे, ई कॉमर्स किसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर किसे कहेंगे, इंडोर्समेंट किसे कहेंगे, स्टैब्लिशमेंट किसे कहेंगे, एक्सप्रेस वारंटी किसे कहेंगे, गुड्स किसे कहेंगे, हार्म किसे कहेंगे, इंजरी किसे कहेंगे, मैन्युफैक्चरर कौन होगा, मीडिएशन किसे कहेंगे, मीडिएटर कौन होगा, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट किसे कहेंगे, नेशनल कमीशन किसे कहेंगे, पर्सन की डेफिनेशन में क्या आएगा, प्रिस्क्राइब क्या है, प्रोडक्ट किसे कहेंगे, प्रोडक्ट की लाइबिलिटी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन एंड सो ऑन मूविंग फर्दर। प्रोडक्ट सेलर क्या हो कौन होगा, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा, रेगुलेशंस क्या होंगे, रेगुलेटर कौन होगा, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस किसे कहेंगे, सर्विस किसे कहेंगे, स्टेट कमीशन किसे कहेंगे, स्पूरियस गुड किसे कहेंगे, ट्रेडर किसे कहेंगे, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे। सो इस तरीके से कई सारी डेफिनेशंस गिवन है इसके अंदर। आगे हम चलते हैं, चैप्टर 2 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के बारे में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या होगी, वो कैसे मिलेंगी, उनके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, स्टेट लेवल पे कैसे वो बनेंगी, कैसे वो उनके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे होगी, स्टेट सेंट्रल लेवल, ऑल इंडिया लेवल, स्टेट लेवल लाइक यूपी महाराष्ट्र, ऐसे स्टेट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो आपका एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट होता है, एरिया होता है उसमें, और उनके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के। इसके अलावा थर्ड चैप्टर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में बात करता है, ये कैसे इसकी इस्टेब्लिशमेंट होगी, इसमें जो लोग काम करेंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, अगर वो नौकरी छोड़ेंगे कैसे वैकेंसी होगी, कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होगी, कैसे वहाँ उनके प्रोसीजर्स होंगे काम करने के, उनकी इन्वेस्टिगेशन विंग होगी वो कैसे काम करेंगे, क्या उनको पावर होगी, कैसे वहाँ कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं, कैसे उनके पावर एंड फंक्शन होंगे, किस बेसिस पे वो काम करेंगे, तो उनकी पावर एंड फंक्शंस। इसके अलावा उनकी गुड्स रिकॉल करने के लिए कैसे उनको पावर दी गई होगी, उनको डायरेक्शंस इशू करना, पेनल्टीज़ के लिए क्या उनके पास पावर होगी, इस तरीके से, और सर्च एंड सीजर की क्या उनके पास पावर होगी, और डेजिग्नेशन क्या होंगी, वहाँ अपील कैसे हो सकती है, ग्रांट्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, वो जितनी भी खर्चे होते हैं तो उनकी ऑडिट होती है तो वो कैसे होंगी, उनके अकाउंट्स कैसे बनेंगे। अगला चैप्टर है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के बारे में, ये वहाँ के बंदों की क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरी अलाउंसेस कैसे देंगे, उनके ऑफिस में अगर कोई नौकरी छोड़ देगा वैकेंसी कैसे होगी, उसको कैसे फिल किया जाएगा, कितना नोटिस देंगे, उनके ज्यूरिडिक्शन क्या होगी, मतलब किस एरिया को कवर करेंगे और किस तरीके का काम कर सकेंगे, कैसे वो काम करेंगे, कैसे वो कंप्लेंट करेंगे उनके पास, हम कैसे उनकी प्रोसीडिंग्स होगी, कैसे वो रेफरेंस करेंगे आगे। इसके अलावा उनके पास हम कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, उनकी फाइंडिंग्स कैसे होंगी, कैसे वो रिजॉल्व करवाएंगे चीज़ों को, कैसे उनका रिव्यू होगा, कैसे वो अपील उनके ऑर्डर के अगेंस्ट हम हायर अथॉरिटीज़ को अपील करेंगे, स्टेट लेवल पे कैसे इस्टेब्लिशमेंट होगी, उनकी क्या क्वालिफिकेशन, सैलरी, ट्रांजिशनल प्रोविजंस होंगे, उनकी कैसे ऑफिसर्स और एम्प्लॉइंस होंगे, कैसे क्या उनकी ज्यूरिडिक्शन होगी, कैसे उनका सिलेक्शन होगा, कैसे वो काम करेंगे, कैसे वो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस करेंगे, तो और कैसे उनकी मतलब रिव्यू होगा उनके काम का, कैसे अपील होगी उनके काम के, अगर उन्होंने कोई दिया है जजमेंट और आप संतुष्ट नहीं हो तो कैसे आप नेशनल कमीशन पे रिव्यू करोगे, हाँ अपील करोगे, उनकी हियरिंग कैसे होगी, नेशनल
कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का कैसे इस्टेब्लिशमेंट होगी, कौन उसके कंपोजिशन होंगे, कौन कौन से लोग काम करेंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, उसके अलावा उसकी क्या जुरिस्डिक्शन होगी, किस तरीके का काम और किस एरिया को वो कवर करेंगे, कैसे उनका रिव्यू होगा, क्या उनके पास पावर होगी, कैसे वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे वैकेंसी होगी, कैसे वैकेंसी अगर वो रिज़ाइन करते हैं कौन नया बंदा आएगा और वो उनको कितना नोटिस देना पड़ेगा, किस तरीके के वो एक्सपर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स लाइक अगर किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी चीज़ से रिलेटेड उनको नॉलेज नहीं है तो कैसे, जैसे मेडिसिन अगर उससे रिलेटेड उनको नॉलेज नहीं है तो कैसे किसी एक्सपर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, उनके ऑर्डर्स कितने फाइनल होंगे। मूविंग फर्दर, अगर वो नॉन कंप्लाइंस होंगी तो उनकी पेनल्टी कैसे वो लगा सकते हैं, उनके अगेंस्ट में ऑर्डर के अगेंस्ट कैसे हम अपील फाइल कर सकते हैं। एक मेडिटेशन का जो बीच में चल रहा रास्ता है वो उस तरीके की पैनल के लिए बता रहा है। ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी कैसे होगी, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट, सेलर्स के अगेंस्ट कैसी कैसी लाइबिलिटीज़ होंगी उनकी, उनके अगर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर वो कोई नॉन कंप्लाइंस करते हैं तो उनकी क्या पेनल्टीज़ होंगी, फॉल्स मिसलीडिंग के लिए क्या पेनल्टी होगी, स्टोरेज, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और इन सब के अगेंस्ट में क्या पेनल्टी होगी, इसके अगेंस्ट कैसे उनका कॉग्निजेंस होगा, उनके ऑफेंसेस का कुछ मिसलेनियस प्रोविजन भी गिवन है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। इस तरीके से टोटल इसमें 107 सेक्शंस गिवन है जिनको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर क्लब किया गया है। 107 सेक्शन कहता है कि इससे पहले वो जो एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि 1986 का एक्ट था, इसको रिपील किया गया है जिसके सारे सेक्शंस की जगह ये सेक्शन एक्ट लेके आया गया है, तो ये उसके बारे में बात करते हैं। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट, ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है जिसकी जगह पे वो नया एक्ट आया है 2019 में। तो इस तरीके से इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस गिवन थे। इन सेक्शंस में कुछ कमियां थी, किस तरीके की कमियां, लाइक आप ई कॉमर्स का यूज़ करते हो, ई कॉमर्स आज है 1986 में नहीं था, तो उस चीज़ को आज इस तरीके अब यहाँ ढंग से कवर किया गया है। तो इस तरह की कमियां थी जो उस टाइम में थी, जिसको अब यहाँ जैसे 31 सेक्शंस हैं वहाँ 107 होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ कमियां थी, कुछ लूप होल्स थे, कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नई डेवलपमेंट्स हुई थी, उन डेवलपमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके एक वास्ट एक्ट बनाया गया है जो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन देगा किस चीज़ से प्रोटेक्शन होगी वो बता देते हैं आपको, किस तरीके से आपको बचाने की कोशिश हो रही है यहाँ। ये गवर्नमेंट ने एक पीआईबी में है, ये सारा गवर्नमेंट की पीआईबी से लिया है। तो यहाँ गवर्नमेंट कहती है कि ई कॉमर्स ऑनलाइन की ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए हैं, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस आए हैं, तो इसलिए नया एक्ट लाके वो पुराने एक्ट को रिपील किया है। और रिपील क्यों किया है, जिससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बढ़ी हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बढ़ने से कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ रहे हैं, स्कैम बढ़ रहे हैं, सेलर्स भी कुछ गलतियाँ कर देते हैं, उन चीज़ों से आपको बचाया जा रहा है। तो उसके लिए एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का भी इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ने किया, नया एक्ट लेके आए हैं, नई अथॉरिटीज़ बनाई हैं, नए यहाँ गाइडलाइंस दिए हैं, प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स 2022, ये कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं। तो इस तरीके से नए रूल्स, नए प्रोसीजर्स, नई काउंसिल्स, नए अथॉरिटीज़ को लाके गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्शन देना चाहती है। प्रोटेक्शन किससे चाहिए, अभी आपको चैप्टर्स थोड़ा सा चैप्टर ओवरव्यू कराता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि प्रोटेक्शन किस चीज़ से चाहिए। प्रोटेक्शन चाहिए सर्विस प्रोवाइडर्स या मैन्युफैक्चरर, कुछ अनस्क्रपलस एक्सप्लॉइटेटिव अनफेयर प्रैक्टिस में जुड़े होते हैं, लाइक कोई आपको डिफेक्टिव और अनसेफ प्रोडक्ट दे देता है, मिलावटी प्रोडक्ट दे देता है, कोई फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये आज आजकल आप देख रहे होंगे न्यूज़ के अंदर आ रहा है फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का, होर्डिंग जमाखोरी, कोई आपको ब्लैक मार्केट जमाखोरी कर देते हैं कई लोग, कई बार प्राइसेस आपने देखे होंगे बढ़ जाते हैं, फिर गवर्नमेंट कई जगह रेड करती है और उसके बाद हमें पता चलता है कोई कितना सामान दबा के बैठा हुआ था और उसको वो
सस्ते में लेता है, फिर उसको जमाखोरी कर देता है। जब मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ जाते हैं तब वो उसको ब्लैक मार्केट में बेचता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचाने के लिए इस एक्ट को लेके आए हैं, क्योंकि कंज्यूमर माइट बी एक्सपोज टू, कंज्यूमर को किस तरीके के रिस्क में फंस रहा था, वो अनसेफ प्रोडक्ट्स जिससे उसको बैड हेल्थ, कई बार मिलावटी प्रोडक्ट्स आते थे जिससे उनको हेल्थ के इश्यूज आ जाते थे, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। ओवर प्राइसिंग, सस्ते माल को महंगे में बेच देना, ब्लैक मार्केट में बेचना, जब उसका आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर देना, आर्टिफिशियल सप्लाई कंट्रोल करना, इन चीज़ों से वो कंज्यूमर्स को अनसेफ और चीटेड फील कर रहा था। उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स इशू में हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसको ख़राब माल बेचा जा रहा था। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं। प्रैक्टिकली समझने के लिए हम चलते हैं केस स्टडीज़ पे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जो मैंने निकाला है। यहाँ क्या हुआ था कि है ना, कोर्ट रूलिंग्स आई थी। कोर्ट रूलिंग किस वजह से आई थी? क्योंकि क्या हुआ था, आप मार्केट में जाते हो, आपने कोई भी एक प्रोडक्ट पसंद किया, आपने एक कुछ भी टी शर्ट ली, आपने एक टी शर्ट ली, आपने उस टी शर्ट को खरीदा, बिल करवाया। तब बिल करवाने के टाइम वो आपसे पूछते हैं कि आपको कैरी बैग चाहिए, आप बोल देते हो हाँ चाहिए। उस कैरी बैग को जब वो एक पेपर बैग होता है वो देते हैं, उस पर एक उनका लोगो लगा होता है, और उस कैरी बैग के वो पैसे आपसे चार्ज करते हैं। वो उस पर अपनी एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं और वो आपसे चार्ज भी कर रहे हैं, तो वो आपसे चार्ज नहीं कर सकते। रेप्टेटिव कई कंज्यूमर कोर्ट्स की ये रूलिंग थी, फिर भी कोई सेलर नहीं सुन रहा था। इस वजह से आप यहाँ देख सकते हो, एक पर्टिकुलर कंपनी थी, उसके ऊपर 3,000 रुपये का फाइन लगा क्योंकि उसने 7 रुपये चार्ज किए थे कैरी पैक के। एक दूसरी कंपनी थी, उस पर भी 3,000 का फाइन लगा क्योंकि उसने 20 रुपये चार्ज किए थे। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उन्होंने कंप्लेंट की थी। ये आप देख सकते हो, ये पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर 3,000 का केस हुआ था दिल्ली में। ये हुआ था बेंगलुरु में। एक पर्टिकुलर कंपनी में 3,000 का 20 रुपये उन्होंने चार्ज की थी, क्योंकि ये इन्होंने अपने एक आर्टिकल का वो लगा रखा है कि कब से बहुत पुराना टाइम से ये चीज़ें चल रही है। मूविंग फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ एक्ट में सेक्शन 12 की रेफरेंस दी गई है और इस तरीके से वो हुआ था पर्टिकुलर केस। कई केसेस हुए थे तो उसका आपको पता चला। इन चीज़ों से बचाने के लिए गवर्नमेंट आपको इस एक्ट को लेके आई थी, क्योंकि आपको ये इस तरीके से मार्केट में एक्सपोज नहीं करा जा सकता है। क्योंकि अगर मार्केट में किसी भी एक पार्टी का, चाहे सेलर चाहे बायर्स, किसी का भी वर्चस्व होगा, एक हैंड मिल जाएगा किसी को भी प्रॉपर, तो वो उसको मिसयूज़ कर सकता है। लाइक दिस, एक ये गाड़ी, एक कार मैन्युफैक्चर कंपनी थी, उसकी एक प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी लैप्स आई। दिस इज अ आर्टिकल फ्रॉम ड्राइव स्पार्क। तो जिस पर्सन ने वो गाड़ी खरीदी थी वो दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट में गया और उसने वहाँ से कंप्लेंट की। नई गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी खरीदने के बाद उसमें 1 महीने में इशू आने लगे। तो 60 to 100 किलोमीटर एक महीने में उसका रनिंग दिखा रहा था, 65 किलोमीटर की रीडिंग दिखा रहा था, और डिटैच जो रिम और टायर थे वो डिटैच हो रहे थे, और इस तरीके से कई इश्यूज आ रहे थे। कंज्यूमर ने उसके लिए खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में एप्लीकेशन दी। कंज्यूमर कोर्ट में हियरिंग्स के बाद उसका डिसीजन उसके फेवर में आया और उसको 80,000 रुपीज़ का कंपेंसेशन अवार्ड किया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो सेटिस्फाई नहीं था। कंपनी का कहना था कि आपको रेगुलर मेंटेनेंस करानी चाहिए। नई गाड़ी खरीदी है, कंज्यूमर कहना था कि नई गाड़ी खरीदी है, 1 महीना गाड़ी चलाई नहीं हुई, क्या हम नई गाड़ी का मेंटेनेंस कराएंगे? 1 महीने में तो गाड़ी का मेंटेनेंस भी स्टार्ट नहीं होते इतनी जल्दी। और अगर 1 महीने में गाड़ी के मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं। एंड डेट वॉज एक्नॉलेज्ड, और उसको कंपेंसेशन मिला था। उसके बाद उसको वो कंपेंसेशन कम लगा। हायर मैंने आपको पढ़ाया था, अगर नीचे वाली अथॉरिटीज़ का अगर कोई उनको इशू लगता है तो वो हायर क्लेम कर सकते हैं, हायर अथॉरिटीज़ के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। उन्होंने भी किया तो उसको उस कंपेंसेशन को रिवाइज करके 2 लाख कर दिया। एंड दैट्स ऑल अबाउट द लीगल बैटल क्लॉज। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड लीगल बैटल, यहाँ क्या हुआ था?
दिस इज आर्टिकल फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, वी हैव टेकन दिस आर्टिकल फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या हुआ था, एक वडोदरा का केस है। लेडी को कोई इशू हुआ था, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, ऑपरेट किया, उसके बाद उसको कुछ इश्यूज वहाँ से और फर्दर स्टार्ट हुए। ऑपरेट के टाइम उसको कुछ कार्डियक अरेस्ट की भी कुछ इश्यूज हुए। उसके बाद उसको आईसीयू में लेके गए, वहाँ से उस ठीक नहीं हुई, आईसीयू में लेके गए, फिर वहाँ से उसको कई सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, लेकिन वो सही नहीं हो पाई। तो 3 साल 2-3 साल बीत गए, वो सही नहीं हो पाई। डॉक्टर के अगेंस्ट उनके हस्बैंड ने कंप्लेंट फाइल की। तब पता चला कि उसको जो ऑक्सीजन सप्लाई थी वो प्रॉपर उस ऑपरेशन के टाइम में नहीं हुई थी, और इस तरीके से कई सारी चीज़ें निकल के आई। तब उनकी नेग्लिजेंस के लिए डॉक्टर ने उनको अवार्ड पेनलाइज किया, और जो कंप्लेनेंट थे उनको डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के वजह से उनको अवार्ड दिलवाया गया। अवार्ड मीन्स उनको कुछ पैसे कंपनसेशन दिलवाया गया, 10 लाख रुपए नेशनल इनकम, जो उनको इतना टाइम वो इधर उधर भागना पड़ा, जो इधर उधर उनको भागना पड़ा, उसकी वजह से उनका जो मेन काम सफ़र हुआ, उसकी वजह से 5 लाख रुपए परमानेंट डिसेबिलिटी की वजह से, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, नर्स और फिजियोथेरेपी के 25,000, और इस तरीके से उनको 18 लाख रुपए का कंपनसेशन दिलाया गया। मूविंग फर्दर टू द अनदर केस, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक इंश्योरेंस का केस है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ क्या आया था, कुछ न्यू जजमेंट्स आई थी। न्यू जजमेंट्स किस रिगार्डिंग आई थी, लेज़र सर्जरी इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक इन नेचर। इसमें क्या हुआ था, एक पर्सन था, वो लगातार अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहा था, उसकी आंखों में कुछ इशू आए, उसने लेज़र सर्जरी कराई, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, उसने रिम्बर्स किया क्लेम, जो 50,000 का उसका रिम्बर्समेंट के लिए उसने क्लेम लॉन्च किया। कंपनी ने मना कर दिया, क्योंकि कंपनी का कहना था कि वो उसने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी, मतलब अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए कराई थी, ना कि उसको कोई हेल्थ इश्यूज थे, उससे कोई उसको दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जिस बंदे को दिख नहीं रहा, उसने अपने आँख की सर्जरी कराई है, हाउ इट कैन बी अ कॉस्मेटिक सर्जरी। तो उसको 50,000 का रिवॉर्ड क्लेम वापस दिलवाया गया, जो उसने क्लेम फाइल किया था। ऐसे एक इंश्योरेंस एक पर्सन ने अपने ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल किया था, तो उसने जिसने ख़रीदा था उसने टाइमली क्लेम अपना कंपनी को बताया नहीं विद इन 14 डेज़, और उसका जब बाद में उसने क्लेम किया तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। बाद में कंज्यूमर कोर्ट्स ने उसको मतलब कोई रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि उसने टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया था, जो उसको करना चाहिए था। कुछ गुड्स फायर से ख़राब हो गए, कंपनी रेगुलर प्रीमियम पे कर दी थी। कंपनी ने एक क्लेम फाइल किया कंपनसेशन के लिए, बिकॉज वो प्रीमियम फेल कर रही थी। कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, एंड उनका कहना था कि उसके अंदर एक्चुअल फायर से वो नहीं जले हैं, इस तरीके का उनका कहना था। लेकिन बाद में ये केस वो कोर्ट में गया, कोर्ट में इसके कंपनी के अगेंस्ट में और इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में और कंज्यूमर के फेवर में ये डिसीज़न आया। तो इस तरीके से कुछ अनफेयर प्रैक्टिस हो रही थी, कुछ गलतियाँ हो रही थी, कुछ जानबूझ के, कुछ डेलिबरेटली, कुछ नॉन डेलिबरेटली कुछ इश्यूज हो रहे थे, जिससे कंज्यूमर को चीटेड फील कर रहे थे। इस वजह से इस एक्ट को लाया गया, ताकि उनको एक और एक्स्ट्रा लेवल की प्रोटेक्शन दी जा सके, बिकॉज मार्केट में कंज्यूमर्स को चीट होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अगर सेलर मार्केट होगी तो बायर्स को बिवेयर रहना पड़ेगा, और कंज्यूमर मार्केट में सेलर्स को बिवेयर रहना पड़ेगा।
क्योंकि फ्री मार्केट है, उसके अंदर दोनों को प्रोटेक्शन चाहिए। अगर सेलर मार्केट है तो सेलर का वर्चस्व है, तो बायर्स को बीवेयर रहना पड़ेगा कि उनके साथ कुछ गलत चीटिंग ना हो जाए। लेकिन अगर कंज्यूमर मार्केट है तो उसमें सेलर्स को बीवेयर रहना पड़ेगा कि उसके अंदर उनके साथ कुछ चीटिंग ना हो जाए। तो ये कुछ क्या, आपको मैं एक छोटी सी क्रक्स बता देता हूँ इससे क्रोनोलॉजी। अगर पहले 1986 का कानून था, 2019 में है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों एक्ट्स के बीच में कुछ डेवलपमेंट्स हुई, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ने लगी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आने लग गए, ये सारी चीज़ें होने लगी। इस वजह से बायर्स को बचाने के लिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो फर्दर डेवलपमेंट्स हुई उस बेस को लेते हुए नया कानून बनाया, जिसके अंदर सेक्शंस बढ़ गए, कमीशंस बढ़ गए, नई अथॉरिटीज़ बनी, नए लोग आए, नए, उनको एक ओवरऑल प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई। किस तरीके किन चीज़ों से प्रोटेक्शन देने की गई, दिस इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट। आई हैव प्रोवाइडेड 3-4 एग्जांपल्स फ्रॉम गूगल कि उनसे क्या क्या कुछ ये वैलिड सोर्सेज थे। जैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया के 2 आर्टिकल थे, एक ये 3 आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया से लिए थे, एक इकोनॉमिक टाइम्स से, 2 टाइम्स ऑफ इंडिया से, एक ड्राइव स्पार्क से। तो मैंने आपको 4 अलग अलग एरिया से रिलेटेड मैंने आपको दिखाया है कि क्या क्या हो रहा था मार्केट के अंदर, जिससे आपको बचाने के लिए ये नए कानून आए हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, बाय बाय। विल कम विद अ न्यू वीडियो विद फर्दर न्यू डेवलपमेंट्स ऑफ दिस चैप्टर। आगे हम पढ़ेंगे जो इसमें इम्पोर्टेंस, नीड्स एटसेट्रा दी गई है, उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। बाय बाय, बाय बाय।